हाल ही में समुदायों के विकास विषय पर बहाई विश्व केंद्र में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान एशिया के महाद्वीपीय सलाहकार मंडल की एक सदस्य भावना अनबरसन ने न्यूज सर्विस के साथ यह चर्चा की कि भारत के बिहार राज्य में बहाई समुदाय निर्माण के प्रयास किस प्रकार राज्य के गांवों में समानता की एक नई संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। श्रीमती अनबरसन हाल ही में एक परामर्श से प्राप्त अंतर्दृष्टियों के बारे में बताती हैं। वे इन समुदायों की सामाजिक सच्चाई का वर्णन करती हैं और अपने गांवों के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास में योगदान देने तथा समानता की संस्कृति को पोषित करने के लिए बहाई सिद्धांतों से प्रेरणा ग्रहण करने के उनके दशकों के अनुभवों के बारे में अपने विचार साझा करती हैं। बहाई वर्ल्ड न्यूज सर्विस की ओर से यह क्षेत्रों से प्राप्त अंतर्दृष्टियां नामक एक पॉडकास्ट सीरीज है, जिसमें मूल स्तरों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सामाजिक प्रगति में योगदान देने के लिए बहाई प्रयासों से प्राप्त अनुभवों की चर्चा की गई है। हम जिस सम्मेलन में थे उसमें बिहार राज्य के 4 गांव के प्रतिभागी थे। इन गांव में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो विभिन्न तरीकों से यह सीख रहे हैं कि बहावला के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का क्या अर्थ है। वे प्रार्थना के लिए एकत्र होते हैं। वे बहावला के सिद्धांतों और शिक्षाओं के बारे में चर्चा करने और यह जानने के लिए एकत्र होते हैं कि इन शिक्षाओं और सिद्धांतों का उनके जीवन के लिए क्या अर्थ है। वास्तव में हमारी बातचीत की शुरुआत इस सिद्धांत से हुई कि समानता से हम क्या समझते हैं, इसका क्या तात्पर्य है। इसे समझने के प्रयास में हमने यह चर्चा की कि मूल रूप से आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। हमारे रूप और आकार हमें अपने शरीर से मिलते हैं और यह कि प्रत्येक आत्मा का जन्म कैसे होता है, भले ही वह किसी विशेष परिस्थिति में और इतिहास के एक विशेष समय में जन्मे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में हर आत्मा एक समान है। हर आत्मा महान है और अपना विकास करना हर आत्मा का दायित्व है। उसे बढ़ने और विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। और फिर समानता की यह समझ कैसे हमें कुछ संवेदनशील सवालों से आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। यह कि किसी लड़की या महिला के लिए कोई कार्य ठीक है या नहीं, और फिर शिक्षा का विचार भी। हमने इस बारे में भी बात की कि कैसे लड़कियां बाहर नहीं जा सकती क्योंकि सुरक्षित माहौल नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा या उन्हें चिंता है कि अगर वे बाहर जाएंगी तो गलत रास्ते पर जा सकती हैं, वे जीवन में भटक जाएंगी। क्योंकि परिवार को उनकी शादी की व्यवस्था करनी है, लेकिन उन्हें कोई और पसंद आ सकता है, तो इससे बड़ी समस्या होगी। तो ये भी चिंताजनक बातें हैं। लेकिन अगर कोई चिंता और बाधा है तो समुदाय इन बाधाओं को दूर करने के बारे में कैसे सोचता है। हम गांव में उनके लिए शिक्षा जारी रखने का अवसर कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। गांव में जब हम किसी व्यक्ति की बचपन से लेकर 18 से 20 साल तक की जीवन यात्रा का वर्णन करने का प्रयास करते हैं तो ये कैसे दिखता है। 3 साल की उम्र तक अधिकतर बच्चे अपनी माँ की देखरेख में रहते हैं और अपने परिवार के इर्द गिर्द रहते हैं। उसके बाद 5 साल के बच्चे के लिए उनके पास क्या विकल्प है। जीवन के लिए उनकी तैयारी के संदर्भ में जब वे आगे बढ़ते हैं, प्रगति करने में सक्षम होते हैं, तो उनके लिए आध्यात्मिक शिक्षा और फिर एक अच्छी अकादमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या अवसर है, जहां विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हों। और फिर 18-20 साल की उम्र तक क्या विकल्प है। और उसके बाद हमें अपने आप से पूछना पड़ा कि क्या यह वर्णन लड़कों और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। और जब हम यह सवाल पूछते हैं तो यह एहसास होता है कि एक खास उम्र से लड़कियों के जीवन का वर्णन बदलना शुरू हो जाता है। कुछ गांवों में अभी भी कम उम्र में विवाह कर देने की प्रथा है और उन्होंने बताया कि 8वीं या 9वीं कक्षा में ही लड़कियों को स्कूल जाना बंद करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ गांव में प्राथमिक स्तर तक के विद्यालय हैं, फिर उनमें से कुछ में माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय हैं, लेकिन जहां तक हाई स्कूल की बात है वहां गांव में नहीं है, उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ता है। अब चूंकि वह गांव में नहीं है तो उससे यह तय होता है कि परिवार अपनी लड़की को दूसरे गांव में भेजना चाहेंगे
या नहीं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा और हिफाजत की चिंता है। और फिर उच्चतर माध्यमिक और स्नातक शिक्षा के प्रवेश में के संबंध में लोगों का एक छोटा सा प्रतिशत ही वास्तव में इस दिशा में अग्रसर था। इसलिए यह पूरा विवरण हमारी समझ के लिए बहुत उपयोगी रहा। हालांकि हमने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी भी बहुत दूर जाना बाकी है। हमारे पास युवा लड़के हैं जो शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन लड़कियां बाहर नहीं जा पाती हैं। हमने जो एक अन्य बात की वह स्त्री या पुरुष होने से जुड़ी कुछ धारणाओं और परंपराओं से जुड़ी थी। एक धारणा तो यह है कि जैसे ही लड़की पैदा होती है वह पराया धन नाम की वस्तु हो जाती है, जो ऐसा धन है जो आपका नहीं है, जो चला जाएगा। क्योंकि संस्कृति यह है कि जब कोई लड़की बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है तो वह ससुराल चली जाती है और वही उसका घर होता है, वही उसकी मंजिल होती है। और फिर उसके बाद अगर आप वाकई चाहते हैं कि लड़की खुश रहे तो आपको अच्छी जगह उसका विवाह कराने के लिए बहुत सारा दहेज भी देना पड़ता है। या जब कोई लड़का पैदा होता है तो बहुत उत्साह होता है और जिस तरह से जन्म मनाया जाता है वह लड़की के जन्म से अलग होता है। निसंदेह कुछ जगहों पर ऐसे परिवार भी हैं जो लड़कियों के जन्म को भी अच्छा समझने लगे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ज्यादातर लोगों में अभी भी कई चिंताएं हैं और ये धारणाएं व्याप्त हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि आप उस लड़की की भूमिका और उसके दायरा सिर्फ इस बात में देखते हैं कि वह घर पर रहेगी, परिवार की देखभाल करेगी और शायद खाना बनाएगी। इसलिए सरकार ने भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं और बहुत कुछ हुआ भी है। लेकिन कई बार शिक्षित परिवारों में भी ये गलत धारणाएं होती हैं। जैसे कि एक राज्य में हम अभी हाल ही में चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास कई युवतियां हैं जो अभी पढ़ रही हैं। वे हायर सेकेंडरी तक सारी तैयारियां करती हैं और फिर वे नर्सिंग, अकाउंट्स जैसे कई विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक की डिग्री की पढ़ाई शुरू करती हैं। लेकिन इसी बीच उनकी शादी हो जाती है और वे चली जाती हैं। उनके पास उस सारी शिक्षा को उपयोग का कोई प्रसंग नहीं रहता है। इसलिए ऐसे कई धारणाएं और गलत फहमियां हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। और उस बदलाव के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा वे क्यों मौजूद हैं। तो यह सवाल जिस पर हमने बात की वह यह था कि अगर हमारे गांव में कोई प्रथा है तो सबसे पहले हमें पूछना शुरू करना चाहिए कि वह क्यों है। उदाहरण के लिए जब कोई महिला मासिक धर्म से गुजरती है तो इस बारे में उन्होंने इसका पूरा विवरण दिया। ये एक वर्जित विषय होता है, आप इस बारे में बात नहीं करते। क्या कारण रहे होंगे? उन्हें आराम की जरूरत है, उन पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है, उन्हें अधिक पौष्टिक भोजन की जरूरत है और वो ज्यादा भारी काम नहीं कर सकती हैं। आमतौर तक महिलाएं सुबह वाकई जल्दी उठती हैं, वह घर में सबसे पहले जगती हैं, सब कुछ तैयार करती हैं और फिर वह खेत पर भी जाती हैं और वह सबसे अंत में सोती हैं और जो कुछ बचा कुचा होता है वे सबसे अंत में खाती हैं। सम्मेलन में उन्होंने इसके उद्देश्य के बारे में बड़ी अच्छे तरह से बताया। तो यह एक उदाहरण था कि कैसे इन प्रथाओं के पीछे कारण है, लेकिन उन्हें उस रूप में नहीं देखा जाता है। हम बस अंधविश्वासी बन जाते हैं कि चलो अब महीने का वह समय है जब तुम्हें रसोई में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि तुम अशुद्ध हो। तो हम इन धारणाओं को कैसे बदल सकते हैं? एक और सवाल जो वे खुद से पूछ रही थी वह यह कि आमतौर पर गांव में यह असुरक्षित माहौल मुट्ठी भर लोगों की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि पूरा गांव असुरक्षित है। इसलिए इस चुनौती से निपटने के लिए पूरा गांव क्या कर सकता है, बजाय इसके कि वे इस बात से डरते रहें कि मुट्ठी भर लोग क्या कर सकते हैं। इस पर क्या बातचीत हो सकती है और समुदाय से इस समस्या से निपटने की जिम्मेदारी कौन ले सकता है ताकि लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बन सके और वे अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा सके। उन्होंने एक और विषय पर बात की। बहुत सी प्रथाओं पर सवाल करना चाहते हैं, लेकिन अब सिर्फ इस नजरिए से सवाल नहीं करना चाहते हैं कि अब हमें सवाल हर चीज पे उठाना है। मुझे याद है कि हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हम किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं जहां हमें रैलियां निकालनी है और अब हम चाहते हैं कि वार्तालाप हो और समानता लाई जाए। हमने इस बारे में बात की कि जीवन के इस सिद्धांत को बढ़ावा देने का क्या उद्देश्य है।
जैसे कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो मानवता के जीवन को नियंत्रित करता है, जहाँ पुरुष भी और महिला भी है। यह एक ऐसा सिद्धांत है या विधान की तरह है जो भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। वैसे ही समानता का सिद्धांत है जो मानव जाति के अपने मामलों को सुव्यवस्थित करने के तरीकों को नियंत्रित करता है। जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। हम यह अध्ययन कर रहे हैं कि हम एक व्यक्ति के रूप में कैसे विकसित होते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के सभी लोगों की बेहतरी और जीने के प्रयासों में कैसे योगदान दे सकते हैं। यह वह जीवन है जिसमें हम एक नए विश्व का निर्माण करना चाहते हैं। हम न्याय और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और इसी संदर्भ में हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन हम यह देखें कि हम यह प्रयास कर रहे हैं या नहीं। इसलिए अगर मैं अपने परिवार में कुछ घटित होते देखता हूँ, मेरे मन में सवाल उठता है कि मुझे पढ़ने के लिए क्यों जाने दिया जाता है और मेरी बहन को नहीं। मैं इसके पीछे के तर्क को समझने के लिए एक प्रश्न पूछता हूँ और जब यह तर्क दे दिया जाता है तो यह देखने की कोशिश करता हूँ कि यह अच्छाई और सबके लिए समान अवसर के बारे में मेरी मान्यता से मेल खाता है या नहीं। विकास के लिए, सीखने के लिए, अपने परिवार में, अपने समुदाय में योगदान देने के लिए क्या यह उन तर्कों से सुसंगत है जो मुझे बहावला की शिक्षाओं के बारे में मेरी समझ से प्राप्त होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमारे लिए यह ठीक है और हम उस परंपरा के साथ हैं। लेकिन अगर यह उसके अनुरूप नहीं है तो मैं अपने और समुदाय के पास उपलब्ध साधनों के साथ क्या प्रयास कर सकता हूँ कि वांछित बदलाव ला सकूं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बातचीत थी और मुझे याद है कि एक सज्जन थे जो शादीशुदा है और उनका एक परिवार है और उन्होंने कहा कि अब अपने परिवार के लिए वे अपनी बेटी को पराया धन या किसी और की संपत्ति के रूप में नहीं देखेंगे। लेकिन मुझे एक बात यह भी याद है कि मित्रों ने कहा था कि मैं अपने स्वयं के दैनिक जीवन में, अपने परिवार के साथ, निजी जीवन में इसके बारे में कैसे सोचता हूँ, मैं क्या तालमेल बिठा सकता हूँ और मैं क्या सवाल पूछ सकता हूँ और मैं उन सवालों को किस रूप में देखता हूँ और यह जान सकता हूँ कि वे बहावला की शिक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। सिद्धांत के संदर्भ में जो भी सही है उसे अपनाएं और फिर जरूरत के मुताबिक सही तालमेल बिठाएं और यथासंभव अपने मित्रों को की सहायता करने का साहस रखें। एक बात जो मित्रों ने स्पष्ट की वह यह कि शायद हम बहुत बड़े साहसिक कदम नहीं उठाने जा रहे हैं, लेकिन समुदाय के साधनों के भीतर जो भी संभव और व्यवहारिक हो, हम इस बदलाव को लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने वाले हैं। तो मुझे सचमुच लगता है कि यह बातचीत बहुत अच्छी थी। ठोस योजनाओं से भी बढ़कर मुझे लगता है कि वे जिस बात पर सहमत हुए वह यह है कि सिद्धांत अब उनके हर प्रयास को आकार देने वाला है। इसलिए जब वे शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो समानता का यह सिद्धांत उनकी सहायता करने वाला है। उदाहरण के लिए इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास सीमित संख्या में शिक्षक ना हो जो समुदाय की अकादमिक या शैक्षणिक जरूरत को पूरा कर सकें तो हमें क्या करना चाहिए। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हम कम से कम लड़कियों का समावेश करें, यानी हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंततः हम चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षित हो, लेकिन व्यवहार में वह यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि इसका क्या मतलब है कि हम लड़कियों को अंत में नहीं रख सकते। हम सुनिश्चित करते हैं कि वे इसमें पहले आएं क्योंकि वे भविष्य में मां बनेंगी और ऐसे परिवारों का पालन पोषण करेंगी जो अच्छी तरह से शिक्षित होंगे, बशर्ते कि उन्हें सही शिक्षा प्राप्त हो। तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हम समुदाय के शैक्षणिक जीवन को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकते हैं, जैसे कि समुदाय में शिक्षा की प्रक्रिया में वह एक नए स्तर पर कैसे पहुंच सकता है। यह यहाँ तक तो पहुंच गया है, लोगों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, प्रवेश लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अब हम अपने इस सक्रिय
दृष्टिकोण को कैसे व्यापक बना सकते हैं कि यह केवल नौकरी की तैयारी के लिए नहीं है, और इस संदर्भ में युवा लड़कियों के लिए कैसे अवसर खुले हैं। उन्होंने इस बारे में विचार विमर्श किया कि कैसे गांव में युवाओं के लिए विभिन्न विषयों के अध्ययन समूह बनाए जा सकते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां भी शामिल हो सकती हैं। और जब गांव में अध्ययन समूह होंगे तो लड़कियों को बाहर भेजने की चिंता का समाधान हो जाता है। उन्होंने दूरस्थ शिक्षा में दाखिला लेने और तमाम पुस्तकों तक पहुंच प्राप्त करने की संभावना के बारे में भी बात की, बल्कि वे पुस्तकालयों की स्थापना की संभावना भी तलाशना चाहते थे, जहां लड़कियां एक साथ आएं और पढ़ाई करें। और फिर बिहार में एक बाह्य प्रेरित संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में सहायता कर रहा है। तो यह संगठन अब इस बात पर भी विचार कर रहा है कि उनके लिए कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए क्या विकल्प है और वे कौन से विषय ले सकते हैं। इस प्रयास में भी वे कैसे योगदान दे सकते हैं। अतः यह एक बहुत ही समृद्ध परामर्श था। मुझे लगता है कि यह राज्य के लिए एक बहुत नई बात थी, लेकिन यह भी एक बहुत ही उत्साहजनक अनुभव था कि यह एक ऐसा विमर्श है जो राज्य के स्तर पर शुरू हुआ है, लेकिन मित्रों ने कहा है कि अब वे वापस जा रहे हैं और देखेंगे कि इस बातचीत ने कितने अवसरों को प्रेरित किया है। तो चाहे वे परिवार समूह में जाए जहां वे प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं, शिक्षा और पारिवारिक जीवन के बारे में अपने सरोकारों के संदर्भ में वे स्त्री पुरुष की समानता के महत्व के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर जहां युवा लोग साथ साथ हों, लेकिन अब उनकी अभिक्रिया पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस बातचीत के इतने सुंदर तरीके से संपन्न होने का एक कारण यह था कि गांव के मित्रों में आपस में और साथ एक बहुत अच्छा विश्वास विकसित हुआ है। ये मित्रों के वे समूह हैं जो साथ साथ सेवा के पथ पर चल रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समुदाय के शैक्षणिक जीवन को बढ़ावा देने का क्या मतलब है। वे दैनिक आधार पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वे एक दूसरे के परिवारों की सहायता कर रहे हैं, परिवारों के बीच के संबंध सुदृढ़ हो रहे हैं। न केवल ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए एकजुट होते हैं, बल्कि अपने परिवारों और समुदाय के जीवन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात करते हैं और वो देख रहे हैं कि एक दूसरे की सहायता करने की उनकी क्षमता बढ़ रही है। उदाहरण के लिए कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की कक्षा में जाने के लिए बाहर नहीं निकल पाती है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया हो। ऐसे लोगों का एक समूह है जो आकर परिवार से बात करता है, कारणों को समझने की कोशिश करता है, परिवार को आश्वस्त करता है कि वे उनके साथ हैं। वे एक साथ जाते हैं क्योंकि वे अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। यह विश्वास सही में बढ़ गया है और परिवारों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। अंततः मित्रों के समूह का हिस्सा बनना एक बहुत ही अच्छा अनुभव था जिन्होंने इस बारे में बात आरंभ की।